नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैंने लिया है पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आवास। मित्रों, आप सभी लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं, भैया आप पर्यावरण मतलब कि कुछ बच्चे तो ऐसा है कहेंगे कि आप पर्यावरण को पूरा करा दीजिए, कुछ लोग डीएलएड को लेकर के विशेष मांग करते हैं। देखिए, हमारी वीडियो जो नियमित रूप से इस वजह से नहीं आ पाती हैं क्योंकि हमारी कुछ समस्याएं हैं, मैं उसे कभी बाद में शेयर करूंगा आपसे। लेकिन हाँ, 1-2 दिन के अंतराल पे वीडियो आती रहेंगी। और आपके मैंने अगर आपसे कहा है कि आपकी परीक्षा तक जो भी जैसे भी आप डीएलएड की एग्ज़ाम देते हैं तो आपके डीएलएड की परीक्षा तक हम आपके डीएलएड का 60 नोट्स के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद आप यूपी टेट का एग्ज़ाम जब देने लायक होंगे तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे नहीं आपके अपने परिवार निशांत ज्ञान पर, हर एक वीडियो फ्री ऑफ कास्ट आपको हमारी ही भाषा में देखने को मिलेगा। और वैसे भी अगर आप लोगों को हमारी बातें जो है थोड़ी सी भी लगती है कि यार सच बोल रहा है लड़का, तो आप वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में मित्रों हम जो है पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आवास के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मित्रों आवास से जो है महत्वपूर्ण 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, चाहे आप टेट का एग्जाम दीजिए चाहे आप सीटेट का एग्जाम दीजिए। ठीक है, आज की एक खबर एक बच्ची ने हमसे पूछा था, भैया ये बताइए क्या यूपी टेट समाप्त हो गया है? तो मैं आपको बता दूं, यूपी टेट नहीं समाप्त हुआ है। बिहार में जो है टेट को समाप्त कर दिया गया है। बिहार में कहा गया है कि यहाँ पे टेट का आयोजन नहीं होगा, जो सीटेट की परीक्षा होती वही आप पास कर लो तो माना जाएगा आप बिहार का टेट भी पास हो। ठीक है, तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी यूपी टेट अगर समाप्त कर दिया जाए तो सीटेट आप पास हो जाते तो यूपी के भी टीचर बनेंगे, प्लस केवीएस और डीएस ट्रिपल एस बी जिसके भी केंद्र वाली एग्जाम होते वहाँ भी आप टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। बस इसका मतलब यही है। ठीक है, कहीं भी टेट नहीं समाप्त हुआ है, आपको बिना टेट सुपर टेट के नौकरी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों, देखिए इसी मतलब कि एक ही स्लाइड में मैंने सब कुछ लिख दिया है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है तो स्लाइड इधर उधर करके दिखाऊं, तो इसी वजह से मैंने पूरा लिख दिया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब जब जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा है आवाज़ से हट करके। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विविध टाइप के प्रश्न होते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जो आपका पेयजल होता है जिसे आप पीते हैं उसे जो है जीवाणु रहित करने के लिए, अर्थात उसमें से जीवाणु को खत्म करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसमें जो है क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। किसका? क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। गांठ बात की आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यह सवाल जो है आपकी परीक्षा में पहले पूछा गया है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने और लिया है, आप बताइएगा कि वायु क्या है? वायु क्या है? एक मिश्रण है या यौगिक है? इन दोनों में से आपको बताना है कि वायु क्या है। अब मुझे पता है कि आप कक्षा 7वीं में रहे होंगे, आपका पहला चैप्टर वायु था और वायु क्या है यही आपके गुरुजी ने लिखवाया था। उसमें लिखाया गया था वायु एक मिश्रण है या यौगिक है, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों आवास के बारे में। किसकी बात करते हैं? आवास के बारे में। तो मित्रों आप सभी लोग आसानी से जानते होंगे आवास किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एक सजीव का वह परिवंश जिसमें वो निवास करता है आवास कहलाता है। आप एक सजीव हैं और एक सजीव का कोई भी परवंश, ठीक है, आपका कोई भी व्यक्ति है ना, अगर किसी भी जगह पे जो है निवास करता है तो उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है जीव जो है भोजन वायु एवं शरण स्थल के लिए आवास पर निर्भर करता है। जीव जो जितने भी जीव होते हैं अगर उनके पास आवास नहीं है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। इस वजह से आप भी जैसे ही थोड़ी से उम्र दराज होंगे तो आपको भी आवश्यकता पड़ेगी आवास की। क्यों? क्योंकि भाई आपको भी तो शादी करनी है ना। शादी करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो आवास की आवश्यकता पड़ेगी। वही होता है कि जीव को जो है भोजन वायु एवं शरण के लिए, शरण मतलब रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आवास की आवश्यकता पड़ती है। इसे आप सभी लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, घर क्या होता है? जैसे शेर के लिए, शेर का घर क्या होता है? गुफा में शेर रहता है, उसे कहा जाता है शेर का घर। आप किस में रहते हैं? आप आवास में रहते हैं, आप घर में रहते हैं तो बेसिकली हम उसे जो है आवास कहेंगे। ठीक है, मनुष्य का जो आवास होता है उसे घर कहा जाता है और जो शेर का आवास होता है उसे हम गुफा बोलते हैं। और उसके बाद चूहे का जो आवास होता है उसे हम बिल बोलते हैं। ये सभी चीजें आप जरूर अवगत होंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं मित्रों आवास के प्रकार के बारे में। तो आवास क्या होता है? जिसमें
सजीव का परिवंश या सजीव खुद जिसमें निवास करता है, जिसमें वो भोजन करने के लिए निर्भर रहता है, जिसमें वो अपने शरण लेने के लिए निर्भर रहता है, वो उसके आवास कहलाते हैं। आवास कौन कौन होता है मैंने आपको बताया। आवास कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मित्रों, आवास जो है विशेष करके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थायी आवास और एक होता है अस्थायी आवास। अस्थायी आवास का मतलब ये होता है ऐसे आवास जो बिल्कुल अस्थायी होते हैं, एक बार आपने बना दिया तो बना दिया। जैसे आप जो है वर्तमान के समय में अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छा पद पा जाएंगे, एक बार जो है अपनी हवेली बना देंगे तो आपका लड़का भी उसी हवेली में रहेगा, आपकी बहू जो आएगी वह भी उसी हवेली में रहेगी, है ना। तो ये क्या होते हैं, अस्थायी आवास होते हैं, क्योंकि ये आपने बना दिया। ठीक है, अभी मैं बताता हूं, यहां पे मैंने लिखा है ऐसे आवास जिसमें मनुष्य अस्थायी रूप से रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है अस्थायी आवास कहते हैं। ठीक है, ये विशेष करके समतलीय इलाकों में अर्थात मैदानी एरिया में जो है बनाया जाता है। ठीक है, जहां पे बाढ़ वगैरह ज्यादा आती है वहां पे आप हवेली बना देंगे तो हवेली 2 साल में डूब के खत्म हो जाएगी, है ना। और अस्थायी आवास किसे कहते हैं, मैंने यहां पे लिखा है ऐसे आवास जिनको कुछ समय के लिए ही बनाया जाता है, उन्हें अस्थायी आवास कहते हैं। अस्थायी आवास क्या होता है, जिन्हें एक बार बना दिए, दादा ने बनाया, पोते ने उसका भोग किया, होता है अस्थायी आवास। अस्थायी आवास क्या होता है, हमने बनाया, हमारे मतलब कि हमने बनाया 2 महीने के बाद हमें उखाड़ करके दूसरी जगह लगाना पड़े, वो होता है अस्थायी आवास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि अस्थायी आवास और अस्थायी आवास क्या होता है। आवास के कुछ प्रकार है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक यहां से कौन सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मात्र एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आवास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अस्थायी और अस्थायी। बस यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और आवास क्या होता है आपने समझने के लिए चीजें आपको जरूरी है। ठीक है, अब कहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला आवास का प्रकार होता है मित्रों मिट्टी का घर। मिट्टी का घर होता है। मिट्टी का घर कहां बनाया जाता है, उसके बारे में आप जानिए। सबसे पहली बात, मिट्टी का घर विशेष करके हम बता दें, अभी जहां पे हम वीडियो बना रहे हैं, अभी 2-3 साल पहले हमारी स्थिति परिवर्तित हुई, हम लोग घर बना पाए हैं। ठीक है ना, इससे पहले जिस स्थान पे हम खड़े हैं यहाँ पे जो है मिट्टी का घर होता था। हमारी बहुत मतलब कि अंबानी टाइप के फैमिली के नहीं है, बहुत ही विशेष नॉर्मल फैमिली के हम बिलोंग करते हैं, जहां से यहां भी एक मिट्टी का घर ही था। लेकिन विशेष करके हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के निवासी हैं, तो यहां पर मिट्टी के घर की क्या आवश्यकता पड़ गई भाई। आवश्यकता इस वजह से पड़ी क्योंकि ईंटों का घर बनाने की औकात ही नहीं थी, इस वजह से हमारी आवश्यकता पड़ी। लेकिन पर्यावरण के रूप में आपसे नहीं पूछा जाएगा आपका आवास मिट्टी का है तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी के आवास बनते हैं ना। मिट्टी के आवास क्यों बनाए जाते हैं, पर्यावरण की विशेष जानकारी बताते हैं कि मिट्टी के आवास जो है गर्मी वाले स्थानों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, किस कहां बनाए जाते हैं, गर्मी वाले आवासों पर बनाए जाते हैं। विशेष करके अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में भी बनाए जाते हैं, विशेष करके राजस्थान में बनाए जाते हैं। यहां पे मैंने राज्य लिखा है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में बनाए जाते हैं। और राजस्थान के साथ साथ पंजाब जैसे राज्यों में जो है मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। जो मिट्टी के घर होते हैं विशेष करके गर्मी से बचने के लिए बनाए जाते हैं, और हर जगह जो बनाए जाते हैं उनकी औकात ही नहीं होती है। हमारी बातों को थोड़ा सा गलत सेंस में मत लीजिएगा। औकात शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया है, इस शब्द मैं यूं ही इस्तेमाल कर लिया, इसे आप गलत वे में न मत लीजिएगा। ठीक है, दीवारें इसकी मोटी होती है, गर्मी वाले स्थानों पर यह बनाए जाते हैं। इसके छत जो होते हैं वो छप्पर से होते हैं। हमारे यहाँ पे जो है अभी भी छप्पर वगैरह बनाए जाते हैं हमारे सुल्तानपुर एरिया में, है ना। आपके यहाँ भी बनाए जाते होंगे, छप्पर उसे बोलते हैं, जिसमें जो है गन्ने का जो है पाती से बनाया जाता है। उसके बाद बात करें मित्रों, इसका जो फर्श होता है, इसके फर्श की जो है गोबर से लिपाई की जाती है। हमारे घर में जिस मतलब कि आप भी अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपके घर में भी गोबर से लिपाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि जीवाणु उससे नष्ट हो जाते हैं, बस इसी वजह से होती। ठीक है, तो जीवाणुओं के नष्ट करने के लिए इसकी गोबर से लिपाई होती है। उसके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान और पंजाब राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों बांस के घर। बांस के घर मित्रों वहां पे बनाए जाते हैं जहां पर जो है बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, जहां पे बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आता है वहां पे बांस के घर बनाए जाते हैं। अब बांस के घर बनाने का मतलब यह है कि बांस की 10-15 फीट मजबूत बांस की जो है 10-15 फीट मजबूत कम से कम 9 बांस हम लेते हैं। 9 बांस को जो है हम जमीन में गाड़ देते हैं, अच्छी तरीके से गाड़ देते हैं। उसे थोड़ा सा ऊंचा करने के बाद वहां पे पटरी वगैरह इस तरीके से गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद यहां पे पटरी लगाते हैं, फिर इसके ऊपर आवास बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम घर बनाते हैं और यहां से एक सीढ़ी बना देते हैं इस पर चढ़ने के लिए। ये क्या होता है,
लकड़ी अर्थात बांस का घर उसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, 10-15 फीट मजबूत बांस के ऊपर बनाया जाता है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में इसे बनाया जाता है। विशेष करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं। मित्रों, बांस के घर जो है, अगर आपसे राज्य की बात करें तो विशेष करके असम राज्य आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि असम राज्य में बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती हैं। ठीक है, तो असम राज्य में बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती हैं, इस वजह से असम राज्य में जो है बांस के घर पाए जाते हैं। और विशेष करके अगर आपसे कहा जाए कि क्या बांस के घर जो मतलब कि उड़ीसा में पाए जाते हैं, जी असम और उड़ीसा दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, पत्थर के घर। मित्रों, जो पत्थर के घर होते हैं ना, ये पत्थर के घर पहाड़ी इलाकों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों पर। क्यों, क्योंकि जो पत्थर के घर होते हैं, इनकी छतें ऐसे नुकीली बनाई जाती है। पहाड़ी इलाकों पर किसके घर बनाए जाते हैं, पत्थर के घर बनाए जाते हैं। छतें जो है ढलुआ होती है एवं नुकीली होती हैं। पहाड़ों पर जो है विशेष करके बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। इसे तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहाड़ों पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और पहाड़ों पर बर्फ भी बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। अगर आप जैसे कि मैं सुल्तानपुर एरिया से हूँ, आप भी पूर्वांचल वगैरह के होंगे, आपके यहाँ बरसात जो है ये जुलाई अगस्त में होती है और जुलाई अगस्त में 2 महीना जम के बरसात हो जाता है। आप कितनों मोट छत डलाए रहते हैं, छत जो है छत में सीलन आने लगती है ना, क्योंकि हम लोग उस तरीके से नहीं बनाते हैं। हमारे छत पे पानी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं रुकता जरूर है, कितनों भी ढाल करा लें, है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे छत बनाते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, लगातार बारिश हो रही है 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पर, वहाँ तो छत इस तरीके से बनाना ही पड़ेगा, है ना। और वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ता है, तो बर्फ़ उस पर न जमे, इस वजह से पहाड़े मतलब कि ढलुआ नुकीली छतें बनाई जाती है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। तो दीवारें जो इसकी होती है, पत्थर इसी तरीके से रख करके बनाया जाता है। इसकी दीवारों में जो है चूने की लिपाई की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चूने की लिपाई जो है दीवारों पर क्यों की जाती है। जिस तरीके से मिट्टी के घरों में गोबर की लिपाई की जाती है, इसी तरीके से इसमें जो है चूने की लिपाई की जाती है, जीवाणु रहित करने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए मित्रों, तो राज्य जो है आप ध्यान रखिएगा विशेष करके जम्मू कश्मीर। कौन सा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लद्दाख। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाले एरिया में जो है पत्थर के घर पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया जहां पे ज्यादा बरसात होता है वहां पर पत्थर के घर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, पत्थर के घर। लेकिन आप बताइए, एक बच्चा ने हमसे पूछा था कि भैया मिजोरम में क्या था, मिजोरम में तो मतलब कि मेघालय में भी बहुत ज़्यादा बरसात होता है, मेघालय में मासिन राम में बहुत ज़्यादा बरसात होता है, तो वहाँ पे क्या बांस के घर पाए जाते हैं, पत्थर के घर पाए जाते हैं। आप बताइए, क्या वहाँ पे बांस के घर पाए जाएंगे या पत्थर के घर पाए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बांस के घर नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, बाढ़ ज़्यादा नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, बाढ़ ज़्यादा नहीं आती है ना। जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ पे बांस के घर बनाए जाएंगे। जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ बांस के घर बनाए जाएंगे, और वहाँ पे जो है पानी वगैरह जो है, ढलान है, बगल में जो है समुद्र वगैरह है, चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, मिजोरम और जो मेघालय वाला स्थान है वहाँ पे बांस के घर नहीं बनाए जाएंगे, वहाँ पे पत्थर के घर ही बनाए जाएंगे। समझ में आया ना। चलिए, तो राज्य आप याद ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ईंट के मकान, आप उन लोग के जो मकान हैं वो ईंट के होते हैं, है ना। हम लोग ईंट के मकान ही बनाते हैं, 1 मंजिला। जब आपकी छोटी नौकरी लगेगी तो 1-2 साल में 1 मंजिला बनाएंगे, उसके बाद आपकी बीवी आ जाएगी। अगर वो भी नौकरी वाली, आप नौकरी करेंगे तो बीवी भी नौकरी वाली आएगी। अगर नौकरी वाली बीवी मिल गई तो आप 2 मंजिला 3 मंजिला बना ले जाएंगे, अकेले तो नहीं बना पाएंगे, है ना। ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। तो ईंट के मकान जो होते हैं मैदानी इलाके में 1 मंजिला या बहुमंजिला बनाए जाते हैं। मैदानी इलाके का मतलब जहाँ पर हम और आप रहते हैं। अगर आप जो है उत्तराखंड वगैरह से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप नहीं रहते हैं मैदानी इलाके में, हम सुल्तानपुर अर्थात उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया में रहते हैं, तो हम इस वजह से कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे रहते हैं, है ना। तो जहाँ पर जैसे कंडीशन उसी तरीके से हम बोलते हैं। हम समतल और पूर्वांचल एरिया के हैं, इस वजह से हम ये चीज़ें बोल देते हैं। ठीक है, तो मैदानी इलाके में जो है 1 मंजिला एवं बहुमंजिला निर्माण के लिए ईंट के मकानों का हम निर्माण करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, बगल में बिहार है, बगल में झारखंड है, और उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र वगैरह भी है। यहाँ सब क्या पाए जाते हैं, यहाँ सब जो है ईंट के मकान ही पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं बर्फ़ के मकान, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, इग्लू वाला क्वेश्चन जो है यूपी टेट में 2013 में, 2015 में, 2017 में 3 बार आया है, और सी टेट में तो अनगिनत बार आया है।
ध्यान रखिएगा, जो बर्फ़ के घर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें इग्लू कहते हैं। अच्छा एक चीज़ बताएं, जो इग्लू होता है आपने पढ़ा भी होगा, और अगर आप एक बार इग्लू का दर्शन करना चाहते हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं तो मैं लगाता, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि एडिटिंग करके यहाँ पे इग्लू लगाऊं, है ना। तो मैं आपको काम देता हूँ कि आप इग्लू को फोटो देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप इग्लू का फोटो देखेंगे तो इग्लू का फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि पत्थर की इतनी मोटे मोटे शिला, ठीक है, पत्थर की जो सिल्ली बोलते हैं हम लोग, पत्थर की सिल्ली से वो घर बनाए जाते हैं। जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है उसी तरीके से बर्फ़ जो है बर्फ़ को काटता है। अगर वहाँ पे किसी दूसरे का घर बनाया जाएगा तो ठंडी लगेगी, बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। बर्फ़ के घर में लोग रहते हैं, इस वजह से ठंडी कम लगती है। बाहर भी बर्फ़, अंदर भी बर्फ़, ठंडी कम लगती है। क्यों कम लगती है, ये साइंटिफिक रीज़न है, अब इसमें हम नहीं घुसेंगे, है ना। तो इग्लू किसे कहते हैं, जो बर्फ़ के घर वगैरह बनाए जाते हैं उन्हें इग्लू बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है एस्किमो जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति, एस्किमो जनजाति निवास करती है। आगे बात करते हैं, कनाडा और ग्रीनलैंड जैसे ठंडे स्थानों पर जो है इग्लू बनाया जाता है, और इसमें जो है एस्किमो जनजाति निवास करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इग्लू किसे कहते हैं, बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, एस्किमो जनजाति निवास करती है। एक विशेष करके कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कनाडा और ग्रीनलैंड जैसे ठंडे एरिया में पाए जाते हैं। जहाँ भी ठंडा एरिया होगा, कनाडा और ग्रीनलैंड विशेष करके आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इस वजह से मैंने लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बर्फ का घर, बर्फ़ के घर का जो दरवाज़ा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इस तरीके से। क्योंकि सर्दी का जो हवा होता है वो बहुत ज़्यादा अंदर ना जाए। आगे बात करते हैं मित्रों हाउस बोट के बारे में। मित्रों हाउस बोट क्या होता है, हाउस बोट होता है, जैसे हाउस का मतलब घर, बोट मतलब नाव, नाव पर जो घर बनाए जाते हैं उसे हाउस बोट कहा जाता है। बस ध्यान रखिए, नाव पे जो घर बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हाउस बोट। अब भैया क्या ज़रूरत पड़ गई यार हाउस बोट बनाने की, तो भाई ज़रूरत इस वजह से पड़ गई क्योंकि जब आपके पास धन आएगा तो आप भी मदमस्त हो जाएंगे, और मदमस्त होने के बाद क्या करेंगे, अपनी मैडम को कहेंगे चलो यार घूमते हैं कुल्लू, चलो मनाली घूम के आते हैं, चलो केरल की वादियों में, कश्मीर की वादियों में घूम के आते हैं, चलो केरल घूम के आते हैं। इस तरीके से आप बातचीत करेंगे क्योंकि आपके पास आ जाएगा पैसा और आप करेंगे पर्यटन। और जब पर्यटन करेंगे तो आपके पास घर है लेकिन फिर भी आप सोचेंगे चलो हम जल के अंदर जो है कुछ समय हम और आप व्यतीत करते हैं, ऐसा होगा, है ना। तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए नाव के बीच में जो घर बनाए जाते हैं उसे हम नाव बोट या हाउस बोट कहा जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एवं केरल विशेष करके आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर और केरल वाले एरिया में जो है हाउस बोट पाए जाते हैं, ठीक है, और पर्यटकों के लिए है विशेष करके बनाए जाते हैं। समझ में आया ना। आगे बात करते हैं मित्रों डोंगे घर के बारे में। क्या डोंगे घर, आपने अभी तक नहीं सुना होगा। डोंगे घर किसे कहते हैं भैया, जो हाउस बोट होता है ना, जो हाउस बोट होता है वह जो है बहुत ही नक्काशी वीआईपी बना होता है, देखने में दूर से ही बढ़िया लगता है ना, और अंदर जाएंगे तो मदमस्त हो जाएंगे, समझ लीजिए, है ना। तो ऐसे जो होते हैं वो हाउस बोट कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी घर बनाए जाते हैं, वो भी जले में बनाए जाते हैं, बोटवे पे बनाए जाते हैं, किस पर, वो भी नावे पे बनाए जाएंगे, लेकिन ये नक्काशी रहित होते हैं। नक्काशी रहित मतलब समतल बना दिया जाता है। जो बड़की बड़की जहाजियाँ होती है, देखे कि नहीं देखे हैं, जो बड़ी बड़ी जहाज होती है, शिप जिसे कहते हैं, उसमें जो घर बनाए जाएंगे वो घर इसे समतल बना दिए जाएंगे, उसमें कोई नक्काशी वगैरह नहीं की जाएगी, उसे डोंगो घर कहेंगे, ठीक है। और जिसमें जो है छोटा सा नाव रहेगा उसमें वीआईपी सा एक घर बनाया जाएगा केवल आपके और आपके, ठीक है, उनके लिए। तो वो जो घर होता है उसे हम हाउस बोट कहेंगे। एक के घर बनाया जाए, बहुत वीआईपी बनाया जाएगा। और जो डोंगो घर होता है इसमें कई फ्लोर बनाया जाएगा, कई ओठी घर बनाया जाएगा, रहो मौज से एकदम 2 साल 3 साल 4 साल। जो मर्चेंट नेवी वाला कार्य करते हैं वो लोग उनका करते हैं, ठीक है। ये भी जम्मू कश्मीर में केरल में होता है। अभी तक तो जो इनका प्रयोग जो है मतलब कि मछली वगैरह जो पकड़ते थे वो लोग करते थे, जो लोग बहुत ज़्यादा सामान जो है एक देश से दूसरे देश लेके जाते थे वो डोंगो घर का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान के समय में पार्टी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अफीम गांजा चरस मारने के लिए जो है डोंगो घर का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उम्मीद है कि समझ गए होंगे हाउस बोट और डोंगो घर कहाँ पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर केरल, इसे भी ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर केरल उसे भी, राज्य विशेष करके आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हमने लिखा है, कहाँ पर लिखा है भाई, यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, यहाँ जी, यहाँ पर लिखा है टेंट के मकान। अब भैया जो टेंट के मकान होते हैं ये क्या होते हैं बताइए। टेंट का मकान जैसे कि जो गरीब वगैरह लोग होते हैं जिनके पास घर की एकदम सुविधा नहीं होती है,
वो एक तह वाला प्लास्टिक का टेंट ले लेते हैं। एक तह वाला प्लास्टिक का टेंट लेंगे, 4 ठो डंडा लेंगे, गाड़ के जो है अपना लगा लेंगे। लगाने के बाद वहीं सो जाएंगे, रात व्यतीत करेंगे। फिर दिन में अपने जो है आजीविका के मतलब कि आजीविका की खोज में निकल जाते हैं और फिर शाम को वही प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। इस तरीके के जो गरीब लोग होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? टेंट के मकानों का प्रयोग करते हैं, एक तह वाली टेंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो पर्वतारोही वगैरह होते हैं वो अमीर होते हैं। पर्वतारोही वगैरह जो होते हैं वो अमीर होते हैं। अच्छा, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आप अगर मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना आवश्यक है। बिना पैसे के आप पर्वतारोही नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वतारोही बनने के लिए आपके पास एक विशेष मतलब कि क्या होना चाहिए, एक विशेष प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा। और यूं कहें तो आपको जो है नेपाल के रास्ते से आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना होगा। नेपाल इसका कुछ फीस भी लेता है, जानकारी के लिए बता रहा हूं, वैसे कोई जानना आवश्यक नहीं है। और पर्वतारोही जो है द्विसतही जो है प्लास्टिक के टेंटों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप जैसे जैसे आप पृथ्वी को छोड़ करके ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे ठंडक लगता है। ठीक है, जैसे कि आप वैष्णो देवी कभी गए होंगे तो वैष्णो देवी में जब ऊपर कहाँ है वैष्णो देवी, वहाँ पे जब जाते हैं तो जब ऊपर जाते हैं ना तो धीरे धीरे ठंडक, गर्मी के महीने में जाएंगे तब भी ठंडक लगेगी ना। तो चलिए, इसे आप सभी लोग जानते हैं। मित्रों, लद्दाख में जो याक होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखने का जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, लद्दाख में जो याक होते हैं, याक के जो है खालों को उधेड़ करके, लद्दाख में याक के खालों को उधेड़ करके उनका टेंट बनाया जाता है। और उन टेंटों को जो है क्या बोलते हैं? उन टेंटों को जो है रोबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोबो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि रोबो क्या है। मित्रों, रोबो जो है लद्दाख में याक के खालों को उधेड़ करके बनाया जाने वाला टेंट का मकान है। ठीक है, तो उसे रोबो कहते हैं। और कहाँ बनाया जाता है? तो लद्दाख में बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा आप देख चुके हैं। क्या क्या मैंने पढ़ा? आवास पढ़ा, आवास कितने प्रकार के होते हैं, मिट्टी का आवास कहाँ बनाया जाता है, क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद बांस का मकान कहाँ बनाया जाता है, क्या विशेषताएं होती है। पत्थर के मकान कहाँ बनाए जाते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। ईंट के मकान क्या बनाए जाते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। बर्फ़ के मकान कहाँ बनाए जाते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। हाउस बोट किसके लिए बनाया जाता है, क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद डोंगो घर कहाँ बनाया जाता है, क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद टेंट का मकान कहाँ बनाया जाता है एवं क्या विशेषताएं होती है। उम्मीद है कितनी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को जो है लाइव अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया लाइव लेने का प्रयास करिए। मुझे लाइव पढ़ाने में वास्तव में बहुत आनंद आता है, लेकिन थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है? मैं गांव से वीडियो बनाता हूं, सीधी बात, गांव से वीडियो बनाता हूं और यहां पे जो है लाइव आने का थोड़ा सा भी समझ लीजिए कि एकदम भी संभावना शून्य है। जब भी समय बदलेगा तो हम आपके बीच लाइव आएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय जाया जाए। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप वीडियो को देखने में समय व्यर्थ न करें, आप कुछ दूसरे कार्यों में अपने समय को लगाएं। मैं कदापि नहीं चाहता हूं कि हमारे चक्कर में आपका भविष्य बर्बाद हो। ठीक है, आप चाहे जो भी हो, चाहे छात्र हो या छात्रा हो, आप हमारे फैन बिल्कुल भी मत बनिए, है ना। आप हमारे फैन बिल्कुल भी मत बनिए। आपका अगर हमसे आपके स्वार्थों की सिद्धि होती है, स्वार्थ में क्यों, स्वार्थ शब्द इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि YouTube एक मार्केट बन के रह गया है ना। आपको अगर लगता है कि हम आपके हित के लिए काम कर रहे हैं तभी आप अपना वीडियो देखा करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार सर को मैं मानने लगा, सर मुझे मतलब कि अच्छा लगते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा फेंक देते हैं, इस वजह से मुझे सर का वीडियो देखना ही चाहिए। सर का वीडियो आप तभी देखिए जब आपको लगे कि सर के माध्यम से हमें कुछ मिल रहा है, नहीं तो आप मत देखिए। ठीक है, लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। हम अपनी तरफ से आपके लिए बेहतर करने का भरसक प्रयास करेंगे और आजीवन करते रहेंगे। अध्यापन कार्य वास्तव में बता दूं मेरे लिए बहुत ही सुखदायक कार्य है। केवल मेरे सामने कुछ समस्याएं हैं, निरंतर मैं इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आगामी समय में आप लोगों के आशीर्वाद से निरंतर इस क्षेत्र में कार्य में लग जाऊंगा, बहुत ही जल्द लग जाऊंगा। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने आवाज़ को क्लियर करने का प्रयास किया। आप अपने संघर्षों से भागिएगा मत। आपके जीवन में कोई भी संघर्ष, कोई भी तक कठिनाई आ रही है, लगातार लगे रहिए, है ना। है कौन विघ्न ऐसा न में टिक सके मानवों के आगे, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, और एक कवि ने और कहा है, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो धारा अगर आपके जीवन में प्रतिकूल नहीं होगी, आपका समय जो है बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो आप 70 साल के कैसे हो जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा।
अब जब आप 70 साल के हो जाएंगे, आप अपने जीवन का कंक्लूजन निकालेंगे ना, तो आपको लगेगा मैंने 50 साल 55 साल तक अपने बाप का खाया, उसके बाद हमारे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों का खाया, उसके बाद मर गए। जीवन में आप कुछ नहीं कर पाए, आपके जीवन का कंक्लूजन ही कुछ नहीं निकलेगा। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, तभी आगे चल करके समाज के बीच बैठ करके आप अपने संघर्षों की कहानी को बयां कर पाएंगे। ठीक है, तो संघर्षों से आपको कभी भागना नहीं है, लगातार प्रयास करना है बेहतर करने के लिए। हम अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अंत में आखिरी लाइन में अपना बोलूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चाहे 1 बीत जाए, चाहे 10 बीत जाए, चाहे 500 लोग इस वीडियो को देखें, चाहे 5 लाख लोग इस वीडियो को देखें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अध्यापन कार्य मेरे लिए सुकूनदायक कार्य है और मैं इस कार्य को निरंतर अपनी प्रतिबद्धता के साथ करता रहूंगा। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इसमें और भी बढ़ोतरी होगी, नहीं मिलेगा तो भी यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।